हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का एमसीक्यूज क्वेश्चन का डिस्कशन करवाएंगे। इसमें हमारे एएनएम के हेल्थ प्रमोशन सब्जेक्ट से कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, तो मैं वहीं से आपको प्रैक्टिस करवाऊँगी। यह एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एएनएम की परीक्षा अगले ही महीने जनवरी में 3 पालियों में होने वाली है, 5 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को। तो समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रश्न नंबर 1 से। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख से मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32 फीट लंबी होती है। अगला है, एक वयस्क मनुष्य में कितने प्रकार के दंत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने प्रकार दंत होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकार के दंत होते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य हैं। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम फॉस्फेट। अगला है, दांत के एनेमल का कुबर्नर किस कारण से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण दांत के एनेमल का कुबर्नर होता है। अगला हो जाएगा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत जो है यह मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दांतों में निम्नलिखित में से कैल्शियम होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोराइड। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं, सामान्यतः क्या होते हैं? तो 12 चवर्णक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पिछला भाग। अगला प्रश्न है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पार्श्व भाग। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। फ्रेंड, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे जो भी प्रश्न हैं ये मैं हेल्थ प्रमोशन सब्जेक्ट से मैं लेकर आई हूँ, तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिए, बीच में वीडियो छोड़कर नहीं जाइए। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन एंजाइम जो है यह लार में पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, यह लार का लाभ नहीं है। अगला प्रश्न है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत कौन सा होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लार ग्रंथि। अगला प्रश्न है, अमाशय में कितने एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन। अमाशय में पेप्सिन एंजाइम जो है यह प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। अगला हो जाएगा, अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं कौन सी होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मुख्य कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमाशय।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे किसमें संग्रहित करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम आमाशय में संग्रहित करते हैं। मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे प्रथम आमाशय में संग्रहित करते हैं। अगला है मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह X है। अगला प्रश्न है असांजित श्लेष्म भाग क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है, तो इसका उत्तर है श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अम्लीय स्रवन किसकी विशेषता है। अम्लीय स्रवन किसकी विशेषता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जठर की विशेषता है। अगला है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एमिनो अम्ल। अगला प्रश्न है एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन की संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हिस्टीडीन। अगला हो जाएगा मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अम्लीय। अगला प्रश्न है कौन सा परिकन्व या एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन। अगला है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन जो है यह पाचन एंजाइम नहीं है। अगला है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेनिन जो है यह दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। अगला प्रश्न है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेनिन। अगला है दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी केसिन और लैक्टोज जो है यह दूध में प्रोटीन शर्करा युग्म होता है। अगला है दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केसिन। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन केसिन होता है। अगला प्रश्न है एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन जो है यह एंजाइम नहीं है। अगला प्रश्न है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा परिकन्व या एंजाइम बदलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैमेज। फ्रेंड्स सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग बीच में वीडियो छोड़कर ना जाएं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यह हमारे हेल्थ प्रमोशन सब्जेक्ट से सारे वीडियो बना हुआ है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जो भी चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो देखने में तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी हमारी एनएम छात्राएं हैं उनके पास हमारा वीडियो जा सके और वो हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए फिर से प्रश्न स्टार्ट करेंगे। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार
अक्सर बदल लेता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्स। रिवर्स ट्रांसक्रिप्स के उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है। अगला प्रश्न है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें क्या होते हैं? आवश्यक एमिनो एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मुख में मंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी टाइलिन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी केराटिन जो है यह एक रेशेदार प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिग्मॉइड कोलन किसका भाग है? सिग्मॉइड कोलन किसका भाग है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत का भाग है सिग्मॉइड कोलन। अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लीवर जो है यह मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, लीवर किसका भरपूर स्रोत है? लीवर किसका भरपूर स्रोत है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वसा घुलनशील विटामिन का लीवर भरपूर स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यकृत जो है यह किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए का संश्लेषण जो है यह यकृत द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यकृत जो है यह मौजूद विषैले पदार्थ का चूषण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यकृत जो है यह मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। देख लीजिए फ्रेंड, यकृत से कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको देखना नहीं छोड़िए, इसको देखते रहिए। यकृत जो है यह हमारे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। अगला प्रश्न है, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी यकृत में यूरिया बनाते हैं। सारे प्रश्न यकृत के ही हैं, देखते रहिए। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? इसमें बता रहा है यकृत का कार्य किस एक की उत्पत्ति है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यूरिया। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किसमें जमा होता है? तो ग्लाइकोजन जो है यह यकृत में जमा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता से यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर। कॉपर धातु जो है इसकी विषाक्तता से यकृत सिरोसिस पैदा करती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लॉटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यकृत। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लीवर। यकृत ही है जिसको हेपेटाइटिस जो है इस अंग को प्रभावित करता है। यकृत से कम 15 से 20 प्रश्न हो गए, अभी और ही यकृत से ही है,
पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत। पीलिया रोग जो है यह यकृत के संक्रमण से होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। यकृत में पित्त उत्पादित होता है। अगला है, पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पित्ताशय में पित्त जो है संग्रहित होता है। अगला है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरफ कार्य करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय जो है यह इंसुलिन बनाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है। अगला प्रश्न है, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है यह पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेटिंग व बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बीटा कोशिकाएं से इंसुलिन का रिसाव होता है। अगला है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पैंक्रियाज की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। अगला प्रश्न है, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यूरोबिलिन। यूरोबिलिन जो है इस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रसनी। ग्रसनी में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है। अगला प्रश्न है, एलिमेंट्री कनाल आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज जो है इसका अंतिम उत्पाद है। अगला प्रश्न है, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। अगला है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन को स्वादिष्ट बनाना। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन को स्वादिष्ट बनाना। अगला है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह क्या है? क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है, गहरे तले हुए खाद्य कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अगला है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए विटामिन ए जो है यह मदद करता है। अगला है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए जो है यह प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है किसमें भंडारित होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। अगला है, विटामिन ए एवं बी के
आविष्कारक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकुलन। विटामिन ए और बी के आविष्कारक मैकुलन हैं। अगला प्रश्न है, परजीवी फसल ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आम जो है यह विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। अगला प्रश्न है, गोल्डन चावल गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत किसका है? कौन से विटामिन का? तो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है गोल्डन चावल, गोल्डन राइस। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। अगला प्रश्न है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी1। बेरी रोग जो है यह विटामिन बी1 की कमी के कारण होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी12। विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है और इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बायोटीन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, पुरुष में क्या हो जाता है? और रक्तता। विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में और रक्तता हो जाता है। अगला है, निम्न में से साइनोकोबाल्मिन कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी12 जो है यह साइनोकोबाल्मिन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो कौन सा विटामिन? तो इसका उत्तर है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है यह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या होता है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आंवला जो है यह विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। अगला है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी जो है यह सब्जियों को धोने से निकल जाता है। अगला प्रश्न है, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कौन से विटामिन का सामान्य नाम कोलेकैल्सिफेरॉल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी का रासायनिक नाम है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का प्रकाश जो है यह विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। मछलियों के यकृत में विटामिन डी जो है यह बहुतायत पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो, कौन से विटामिन की कमी होगा? तो बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी की। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी जो है यह शरीर में भंडारित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। अगला प्रश्न है, सनशाइन विटामिन कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सी, विटामिन डी जो है यह सनशाइन विटामिन है। अगला है, विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं अंकुर का तेल है। अगला प्रश्न है, नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता या बाध्यता होता है। अगला है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई विशेषता महत्वपूर्ण है। अगला है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलोक्विनिनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिनोन होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के जो है यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैसिमिर फंक जो थे इन्होंने विटामिन शब्द दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी विटामिन ए, डी और के जो है तीनों जो है यह वसा में घुलनशील होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विकल्प ए और बी दोनों। विटामिन बी और सी जो है यह जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, तो ऊर्जा उत्पन्न होता है। जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी के रूप में तुरंत रखी जाती है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के जल तथा सीओटी के पूर्ण अपघटन में एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं, कितने होते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 38। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है? तो ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है, जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है क्या? तो ऊष्मा के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पाद के लिए होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अपचय। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है सबसे पहले विकसित हुआ। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है, कितनी बार सांस लेता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 14 से 18 बार एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। अगला प्रश्न है, हाइबरनेशन, हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है नम त्वचा द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मनुष्य में निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17%।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, केचुआ। केचुआ जो है यह श्वसन तो करता है लेकिन इसके श्वसन अंग नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, तिलचट्टे में श्वसन अंग कौन सा होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रेकिया। तिलचट्टे में श्वसन अंग जो है यह ट्रेकिया होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है? कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, इसमें होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर है 38। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है, 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, एटीपी संश्लेषण की क्रिया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा शोषी। एटीपी संश्लेषण की क्रिया है ऊर्जा शोषी। अगला प्रश्न है, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। अगला प्रश्न है, श्वसन है, श्वसन क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपचयन क्रिया। अपचयन क्रिया जो है यह श्वसन है। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु एटीपी बनते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 38 अणु एटीपी बनते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है क्या? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज लिया जाता है। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज लिया जाता है। अगला प्रश्न है, मछली निम्नलिखित के सहायता से सांस लेती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गिल। मछली जो है यह गिल्स की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पत्ती जो है यह पादप अंगों में से श्वसन अंग है। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पेड़ों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एएनएम छात्रों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और वो हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।